तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए पढ़ा था और उससे पिछली क्लास में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट खत्म कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी अगला जो बायोमोलिक्यूल है उसका नाम क्या है? प्रोटीन। क्या नाम है? प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं बच्चे, तो सबसे पहली बात कि सर प्रोटीन होते क्या हैं? तो प्रोटीन भैया पॉलीमर होते हैं। अगर हम थोड़ा सा और क्लियर करें तो हेटेरोपॉलीमर। हेटेरो पॉलीमर ऑफ किसके? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड यानी ये किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। मैंने बोला हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या होता है कि भैया सारे के सारे जो यूनिट्स होंगी वो सेम नहीं होंगी, अलग अलग हो सकती हैं। तो प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर होते हैं। इससे पहले आपने स्टार्च पढ़ा, ग्लाइकोजन पढ़ा, वो सब होमोपॉलीमर थे, सब ग्लूकोज के बने हुए हैं। तो ग्लूकोज तो सेम ही है ना सारा, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? होमोपॉलीमर। लेकिन यहाँ अमीनो एसिड एक तरीके का नहीं, अलग अलग वैरायटी के अमीनो एसिड होंगे। ठीक। और अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो होता है बच्चे, तो याद रखना वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट केमिकल है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन ह्यूमन बोल दो। और आपको पता है ये फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले नंबर पे आ रहा है वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, इनऑर्गेनिक होगा। वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हमारे शरीर में मिलने वाला जो केमिकल है वो क्या है? प्रोटीन। और अगर बात करें तो प्रोटीन के अंदर एक बात याद रखनी है, कंटेन सल्फर। क्या होता है प्रोटीन के अंदर? सल्फर होता है। और आपको पता है प्रोटीन क्यों चाहिए होती है? रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसके लिए चाहिए होता है भाई साहब? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। सही बात है। तो अगर बात करूं प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने हैं, सल्फर होता है वगैरह वगैरह। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, कई बार हम इस्तेमाल करेंगे प्रोटीन को, एक है पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। अच्छा आप बताओ कि भैया प्रोटीन बने किसके हैं? सर अमीनो एसिड के। इसका मतलब अगर हम अमीनो एसिड को समझ लें तो थोड़ा प्रोटीन समझने में आसानी होगी। तो इसलिए हम पहले जा रहे हैं समझने किसको? अमीनो एसिड को। किसको? अमीनो एसिड को। तो अगर हम बात करें अमीनो एसिड की, तो अगर आपसे कोई पूछे भैया अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो एसिड एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। कौन सा मीथेन? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन आप लोगों को याद है क्या होता है? CH4। किसको बोलते हैं? CH4 को। तो मान लिया कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। ये होता है मीथेन। ये क्या होता है? मीथेन। अगर मैं इस मीथेन में से हाइड्रोजन हटा हटा के कुछ ग्रुप बदलता रहूं तो क्या होगा? देखना ध्यान से। अगर मैंने इसमें से हाइड्रोजन हटाया और यहां लगा दिया COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर मैंने हटाया और यहां लगा दिया मैंने NH2 ग्रुप। इधर से मैंने हटाया और क्या लगा दिया? R। और यहां मैंने क्या रहने दिया? हाइड्रोजन एज इट इज रहने दिया। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? अमीनो
एसिड। और हमारे शरीर के अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर नोन। यानी हम कितने अमीनो एसिड के बारे में जानते हैं? 20 टाइप के अमीनो एसिड के बारे में जानते हैं। अब ऑब्वियसली सुना ध्यान से, ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप। क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप। आपको इधर जो ग्रुप दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। और आपको पता है ये अल्काइल ग्रुप अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। अलग अलग अमीनो एसिड के अंदर ये क्या होगा? अलग होगा। क्लियर? तो अलग अलग अमीनो एसिड के अंदर ये ग्रुप अलग होगा, मतलब अमीनो एसिड में जो भी वैरायटी देखने को मिलेगी वो किसकी वजह से? आर ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से आपको देखने को मिलेगी। क्लियर बात है? तो इतना नोट डाउन करो, आगे चलता हूं अगले पेज पे। अगर हम आगे चलें तो सुनना ध्यान से। देख, कार्बन था और यहां COOH वैसे ही है, यहां पर NH2 एजिटिज है, यहां हाइड्रोजन एजिटिज है। अगर मैंने इस R की जगह हाइड्रोजन लगा दिया तो मेरे पास ये एक अमीनो एसिड मिल जाएगा। अगर मैंने इस हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दिया तो मुझे एक अलग अमीनो एसिड मिल जाएगा। अगर मैंने इस हाइड्रोजन की जगह CH3OH लगा दिया तो मुझे एक अलग मिल जाएगा। जैसे ये वाला जो है इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। इस वाले को बोलते हैं एलानिन अमीनो एसिड। और इस अमीनो एसिड का नाम क्या है? सेरिन। ग्लाइसिन याद रखना सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। हाँ, सब बनाने नहीं है, नाम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन से है भाई साहब? ग्लाइसिन। अब मेरी बात सुनो, अमीनो एसिड की अगर बात करोगे तो ये हमारे पास 3 वैरायटी के और होते हैं। एक होते हैं एसिडिक, एक होते हैं बेसिक, और एक होते हैं न्यूट्रल। अगर मैं एसिडिक अमीनो एसिड की बात करूं तो भैया एसिडिक में क्या होगा? एसिडिक वाला ग्रुप यानी COOH ग्रुप क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या? NH2 ग्रुप। भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से क्या आता है? एसिडिक नेचर आता है, तो ये वाला ग्रुप ज्यादा होगा। और अगर हम बेसिक की बात करें तो कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप। ये बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अगर NH2 ग्रुप यानी बेसिक ग्रुप और ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं एसिडिक अमीनो एसिड के, तो एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड है। अगर मैं बात करूं बेसिक अमीनो एसिड की तो हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये सब क्या होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड हैं। और बाकी अगर बात करूं रेस्ट ऑल,
रेस्ट ऑल 15, यानी बाकी बचे हुए 15 क्या होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं। इसको भी नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब आगे सुनो, अमीनो एसिड हमारे पास दो ग्रुप में और डिवाइड किए जाते हैं। तो अमीनो एसिड के वो दो ग्रुप कौन से हैं जो हमने डिवाइड किए हैं? पहला है इसेंशियल अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड? इसेंशियल अमीनो एसिड। और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अगर मैं बात करूं इसेंशियल अमीनो एसिड, तो याद रखना ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। यह शरीर नहीं बनाता तो बाहर से लेना पड़ेगा ना, इसीलिए इसेंशियल है। मस्ट बी इन डाइट, यानी हमारे डाइट के अंदर ये होना चाहिए। अब हमारी शरीर जो खुद बना लेता है भैया, उसको जरूरत है क्या डाइट में? तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल, प्रोड्यूस बाय बॉडी। अगर हम बात करें तो याद रखना ये नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट। वैसे तो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ है, बट इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं, एक जुगाड़ से याद करते हैं, पीवीटी टिम हॉल, पीवीटी टिम हॉल 10 अमीनो एसिड होते हैं। अगर मैं नाम लिखना शुरू करूं, हाँ इसेंशियल है, 10 होते हैं। अगर बात करूं मैं, पी स्टैंड फॉर फिनाइल एलानिन, वी स्टैंड फॉर वैलिन, हाँ याद रखना। टी स्टैंड फॉर थ्रियोनिन, टी स्टैंड फॉर थ्रियोनिन। आगे चलें अगर, तो टी स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफैन, आई स्टैंड फॉर आइसोल्यूसिन, एम स्टैंड फॉर मेथियोनिन। हॉल, एच स्टैंड फॉर हिस्टिडीन, ए स्टैंड फॉर आर्जिनिन, एल स्टैंड फॉर लाइसिन, और एल स्टैंड फॉर ल्यूसिन। इसको नोट डाउन करोगे, ठीक। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है बच्चे ज्विटर आयन। आपने कटायन सुना होगा, अनायन सुना होगा, तो आज सुन लो ज्विटर आयन। सुनना ध्यान से। अगर बात करूं मैं,
अगर हम बात करें तो यहां अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे मैंने क्या किया भैया, एसिड से H प्लस, बेस को H प्लस दे दिया है, तो यहां पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज और इसको बोलते हैं कटायन। यहां पे एसिड ने H प्लस लूज किया है तो क्या बना, अनायन। तो अगर एसिड H प्लस जो निकालेगा वही H प्लस कौन ले ले, NH2 ले ले, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज एक साथ में मिल जाएंगे। तो जब किसी आयन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक साथ में मिले, इसे क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। हाँ हाँ, न्यूट्रल ओवरऑल बन जाएगा, लेकिन इस आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, ये आयन कब बनता है, फॉर्म्ड एट स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक पीएच। और जिस पीएच पर ये बनता है उसे बोलते हैं बच्चे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक, इसको बनाओगे, ज्विटर आयन इंपॉर्टेंट है ये। तो हेरी डालो अब पेप्टाइड बॉन्ड। तो बात करते हैं कि भैया पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसको समझते हैं। ऐसे लिख सकता हूं। अब सुना ध्यान से, अगर यहां से OH और यहां से H बाहर कर दूं तो काम हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, आप सुनो ध्यान से, अगर बात करूं, मैंने कहीं लिखा डाई पेप्टाइड, क्या लिख दिया, डाई पेप्टाइड। मैंने कहीं लिख दिया ट्राई पेप्टाइड। तो डाई पेप्टाइड का मतलब कितने पेप्टाइड बॉन्ड, दो। कितने पेप्टाइड बॉन्ड, दो पेप्टाइड बॉन्ड। और दो पेप्टाइड बॉन्ड में कितने अमीनो एसिड होंगे, 3 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड होंगे, 3 अमीनो एसिड। बताए एक बॉन्ड किसके बीच बनता है, एक बॉन्ड यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमीनो एसिड के बीच होता है। यानी नंबर ऑफ अमीनो एसिड से अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड पता करना हो तो पेप्टाइड बॉन्ड एक कम होता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड से। अगर हम बात करें तो यहाँ कितना होगा, 3 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। लेकिन अगर अमीनो एसिड आपसे पूछेगा तब होता है 4 अमीनो एसिड होंगे। ठीक, आई होप बेसिक चीजें क्लियर हो गई अमीनो एसिड का। तो अब हम आगे चल सकते हैं। आपको होता है प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने क्या करता है, प्रोटीन एक लंबी चेन बनेगी प्रोटीन की। तो कैसे बनेगी उसको देखते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह। तो हेडिंग क्या डालना है, स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चे, तो हमारे पास कई सारी स्ट्रक्चर होती हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी प्रोटीन जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। मतलब प्रोटीन में 1 डायमेंशनल, 2nd डायमेंशनल, 3rd डायमेंशन एंड 4th डायमेंशन, यानी 4D तक इसकी स्ट्रक्चर मिलती है। कितने डी तक? 4 डायमेंशन तक। तो सबसे पहले अगर हम बात, हाँ, अगर हम बात करें 1 डायमेंशनल यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर की, इसको आप 1D स्ट्रक्चर भी बोलते हो। क्या बोलते हो इसको हम? 1D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? 1D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर में जो न्यूली फॉर्म्ड चेन होती है, न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन चेन, यानी जो नई नई अभी प्रोटीन की चेन बनी है वो इसी फॉर्म में दिखती है। और इंपॉर्टेंट बात, ये मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म होती है, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म। अगर मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर बात करूं तो मान लिया मेरे पास ये प्रोटीन की चेन थी, तो इस प्रोटीन की चेन के अंदर आप अमीनो एसिड गिन सकते हो। पहला अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है, तीसरा अमीनो एसिड ये है, चौथा अमीनो एसिड ये है, 5वां अमीनो एसिड ये है, 6ठा अमीनो एसिड ये है। मतलब हर एक अमीनो एसिड को आप क्लियरली गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। और इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, दिस इज एक्चुअली में पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। और सिर्फ इनमें पेप्टाइड बॉन्ड ही मिलता है और कोई दूसरा बॉन्ड भी नहीं मिलता है। इस तरफ N होता है और इस तरफ क्या होता है? C। इसको हम बोलते हैं N टर्मिनल। क्या बोलते हैं? N टर्मिनल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? C टर्मिनल। और अगर आप देख रहे हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट चेन है किसकी? अमीनो एसिड की। स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? स्ट्रेट चेन है। और इस चेन के अंदर केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। यानी जब भी कोई प्रोटीन की चेन नई नई बनेगी या नई नई स्ट्रक्चर बनेगी तो उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। कौन सी स्ट्रक्चर होगी? प्राइमरी। अगर ये हो गया है तो अगला हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो फोल्ड हो जाएगी। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्ड होने से जो स्ट्रक्चर बन के आती है उसे क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी 2D। कौन सी डी? 2D स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें फॉर्म बाय फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग से बनती है। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें दो फॉर्म मिलते हैं, दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहला जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है अल्फा हेलिक्स। कौन सा हेलिक्स? अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। और जो दूसरी वैरायटी होती है इसके अंदर उसको बोलते हैं हम बीटा प्लीटेड सीट। क्या बोलते हैं? बीटा प्लीटेड सीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी। कौन सी कॉइलिंग? राइट हैंडेड कॉइलिंग। मतलब जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर थी उसने क्या किया? कुछ इस तरीके से कॉइल हो गया। कुछ इस तरीके से क्या हो गया? कॉइल। और जब इस तरीके से कॉइल होगा तो यहां पर कई सारे ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर।
एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। ठीक, तो राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी और यहां पर मॉलिक्यूल्स आपस में कॉइल हो जाएंगे और बॉन्ड कौन सा मिलेगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहां सुनना ध्यान से, यहां पर वन चेन स्टैक ओवर अदर, स्टैक ओवर अदर, मतलब यहां दो प्रोटीन की चेन होंगी और एक चेन दूसरी चेन के ऊपर मिलेगा। ऐसा देखो, जैसे मान लिया ये एक चेन होगी प्रोटीन की और ऐसे ही एक सिमिलर चेन और होगी जो जस्ट इसी के ऊपर होगी और इन दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड होगा और ये बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यानी ये वाला बॉन्ड जो है वो कौन है? हाइड्रोजन। लेकिन कौन सा? इंटर या इंट्रा? अगर आप देख रहे हो दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है तो कौन सा बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर ना, एच बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। यहां पर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी, यहां दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वहां इंटरा मॉलिक्यूलर है, यहां इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हम बात करें तो इसमें एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, एक बॉन्ड कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये एज कंपेयर टू प्राइमरी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, इसको नोट करो। उसका चलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। ठीक, तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसको हम 3D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर मैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चे, तो जनरली कैसी होती है? ग्लोब्यूलर शेप की होती है। और अगर हम बात करें ये कैसे बनता है भैया? फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फोल्ड होने से क्या बनती है? टर्शियरी बनती है। यहां आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बॉन्ड मिलते हैं। तो अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा ही। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड। और सुनना, पेप्टाइड बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सबसे मजबूत बॉन्ड जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा क्या मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा। इसके अलावा क्या मिल जाएगा? सल्फाइड लिंकेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सल्फाइड लिंकेज, यानी सल्फर के बीच में बॉन्ड होता है। इसके अलावा क्या मिल जाएगा आपका? इलेक्ट्रो, क्या बोलते हैं उसको? वैंडरवॉल फोर्सेस। क्या मिल जाएंगे? वैंडरवॉल फोर्सेस यहां देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेगा यहां? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मिलेंगे। और आगे मैं लगा रहा हूं ईटीसी, मतलब इसके अलावा और भी फोर्स, बहुत सारे बॉन्ड मिलते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में से आती है, यानी स्टेबल होगी। क्या होगी? स्टेबल होगी। और इस स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो कैसा दिखता है? ऐसे देखो, दिस इज टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या ये टर्सरी स्ट्रक्चर है? अगर हम बात करें टर्सरी स्ट्रक्चर में तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। और याद रखना, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में जितनी भी स्ट्रक्चर मिलती हैं वो सब यही होती हैं। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टर्सरी। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? टर्सरी होती है। और इंपॉर्टेंट बात, टर्सरी स्ट्रक्चर कैसी होती है? फंक्शनल होती है।
मतलब किसी भी प्रोटीन को जो स्पेसिफिक फंक्शन मिलता है वो कौन सी स्ट्रक्चर में चल के मिलता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में मिलता है। और इंपॉर्टेंट बात, एंजाइम्स किस फॉर्म में होते हैं, एंजाइम्स टर्सरी फॉर्म में होते हैं। एंजाइम प्रेजेंट इन टर्सरी फॉर्म, मतलब जितने भी एंजाइम आपको दिखेंगे वो सब के सब कौन से फॉर्म में होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है कि स्टेबल है, और इंपॉर्टेंट बात है ये क्या होगी, स्टेबल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। क्लियर, यहां तक कोई समस्या, क्या कर लिया। टर्सरी के बाद हमारे पास जो अगली स्ट्रक्चर आती है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं 4D स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, 4D स्ट्रक्चर। कुछ नहीं होता है, जब दो या दो से ज्यादा जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ना वो आपस में खुद लिंक हो जाए तब उसे क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी बोलते हैं। ठीक है ना, तो मतलब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2 और मोर टर्सरी स्ट्रक्चर लिंक्ड टुगेदर, 2 और मोर टर्सरी स्ट्रक्चर लिंक्ड टुगेदर, यानी आपस में ही ये क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्वाटरनरी। टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, एक तो हीमोग्लोबिन दे रखा है, क्या दे रखा है, हीमोग्लोबिन, और दूसरा दे रखा है इंसुलिन। क्या दे रखा है, इंसुलिन। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं बच्चे, तो हीमोग्लोबिन के अंदर दो होती है अल्फा चेन, यानी 2 अल्फा हेलिक्स होंगे, और 2 होगी कितनी, 2 कितनी होंगी, बीटा चेन। कौन सी चेन होगी, बीटा चेन, यानी 2 अल्फा और 2 बीटा, तो आपको कितनी प्रोटीन की चेन मिली, 4 चेन टोटल हो गए। अगर आप इंसुलिन में जाओगे तो इंसुलिन के केस में यहां एक होगी चेन ए और एक दूसरी क्या होगी, चेन बी। इसे हम पॉलीपेप्टाइड ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड ए बोलते हैं, और इसको हम पॉलीपेप्टाइड बी बोलते हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो इंसुलिन के अंदर 2 प्रोटीन की चेन है, और अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन के अंदर भी 2 अल्फा और 2 बीटा, मतलब टोटल 4 चेन है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा, आप जैसे 2 हो या 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में खुद कंबाइन हो जाएंगे तब जाइए कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर वाला पूरा पोर्शन था, या प्रोटीन का पोर्शन था, ये हो गया खत्म। एक बार हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ डायग्राम वगैरह दे रखे हैं, उसके बाद फिर इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने, ठीक। तो ये तो देख रहे हो एनसीईआरटी का डायग्राम है, फिगर नंबर 9.3, ध्यान रखना है। अगर डायग्राम के अंदर बात करो तो ये पहली वाली स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपल शब्दों में हमने क्या पढ़ा था कि अमीनो एसिड की एक स्टेट चेन होगी। तो अगर आप बात करोगे तो यहाँ दिख रहा है अमीनो एसिड 1 दिख रहा है, यहाँ अमीनो एसिड 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, मतलब सारे अमीनो एसिड एक सिंपल सीक्वेंस में अगर हो, अरेंज हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आपको पता है अगर यही प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाए तो आप उसे क्या बोलोगे, हेलिक्स या फिर बीटा पीरियड स्टेट। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ फोल्ड हो गए, ध्यान से देखो तो वही रेड और ब्लैक कलर वाले डॉट जो थे वही दिख रहे हैं, बट इनको हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया, तो हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में अगर बीटा पीरियड सीट देखोगे तो एक सीट ये, दूसरी सीट ये, तीसरी सीट ये, मतलब ऐसे है कि आपके पास कॉपी का पेज है और आपने ऐसे क्या कर दिया, एक के ऊपर एक दूसरा फोल्ड कर दिया है, तो क्या बन जाएगा, बीटा पीरियड सीट। जब आप टर्सरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड करोगे तो क्या बनती है, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब सब कुछ मिलेगा यहाँ देखने को। इंपॉर्टेंट बात, जितने भी एंजाइम होते हैं वो कौन से फॉर्म होते हैं, टर्सरी फॉर्म में होते हैं, और जितने भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो सब कैसे होती हैं, टर्सरी फॉर्म में होती है, यानी टर्सरी फॉर्म फंक्शनल होती है। बट अगर हमेशा नहीं होता है, कुछ केसेस में अगर हम 2 या 2 से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर को आपस में लिंक कर देते हैं तो क्या बन जाएगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल क्या बताया, हीमोग्लोबिन और
जो है इंसुलिन बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका प्रोटीन खत्म हो गया, बाकी अब बातें अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। अगली क्लास में हम आई थिंक क्या प्रोटीन खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, एंजाइम बस बचा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो है एंजाइम ही है, क्योंकि इधर वाले टॉपिक पेपर में उतने आते नहीं है, ठीक है ना। तो बात करेंगे अगली क्लास में एंजाइम की, ठीक।